बच्चों भूगोल विषय कक्षा 12 इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रवास, इसके पार्ट 3 इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए आज के चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करने के लिए। पहला प्रश्न है बच्चों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। बच्चों हमने पढ़ा कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है, काम व रोजगार। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ग, काम व रोजगार। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक आप्रवासी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप्रवासी का अर्थ हम जानते हैं कि जहाँ पर आ रहे हैं, और उत्प्रवासी का मतलब जहाँ से जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। भारत में पुरुष प्रधान कौन सी धारा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है बच्चों हमारे सामने, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय और नगरीय से नगरीय। हम सब जानते हैं बच्चों कि ग्रामीण से नगरीय पुरुष प्रधान धारा है। क्यों है बच्चों, क्योंकि काम व रोजगार के लिए पुरुष, विशेष रूप से पुरुष ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। हमने हमारे चैप्टर में इसे पढ़ा था बच्चों, इसका आंसर आएगा मुंबई नगरीय समूहन में। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न जो कि 30 शब्दों में हमें इन्हें आंसर देना है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, यह पर आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय किसी व्यक्ति का जन्म स्थान गणना स्थल से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। जनगणना के समय यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान और रहने का स्थान दोनों अलग अलग है, किसी व्यक्ति का जन्म स्थान और गणना स्थल से भिन्न है, समझे बच्चों। जन्म स्थान यदि मैं बात करूं, मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ, ठीक है बच्चों, और मेरा जन्म स्थान माना कि जोधपुर में है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाऊंगा। जबकि किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। यदि आज मैं जयपुर में हूँ, कल यदि मैं दिल्ली में होऊंगा बच्चों, और मेरा जन्म स्थान कौन सा है, जोधपुर है, ठीक है, तो जन्म स्थान जोधपुर हो सकता है और मैं पिछले जनगणना के अनुसार जयपुर में था और वर्तमान में मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा यहाँ पर पिछले निवास के अनुसार प्रवासी माना जाएगा। और यदि मैं जन्म के बाद में दूसरे स्थान पर जा रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, जीवन पर्यंत प्रवासी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, पुरुष या स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। हम सब जानते हैं बच्चों कि पुरुष प्रवास मुख्य रूप से किस कारण से होता है, काम व रोजगार के लिए होता है, जबकि स्त्री प्रवास मुख्य रूप से विवाह के कारण होता है। यही हमारा आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर। पुरुष चयनात्मक प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक कारण जैसे काम व रोजगार की तलाश के कारण होता है, जबकि स्त्री चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु व लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। उद्गम और गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान कौन सा होता है, जहाँ से हम प्रवास कर रहे हैं, जहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, और गंतव्य स्थान कौन सा होगा, जहाँ को जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं उदाहरण द्वारा समझाता हूँ बच्चों। यदि मैं x नामक जगह से y नामक जगह पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो x कैसा हुआ, यहाँ पर उद्गम स्थान हो गया मेरे लिए, ठीक है, और y कौन सा हुआ, गंतव्य स्थान हो गया। अब मैं बात करूँ बच्चों, दोनों स्थानों पर
आयु लिंग संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, आयु के अनुसार से हम जानते हैं कि यहाँ पर X नामक स्थान से Y नामक स्थान पर कौन प्रवास करेगा, रोजगार के लिए प्रवास करेंगे या विवाह के लिए प्रवास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब रोजगार के लिए यदि यहाँ पर प्रवास हो रहा है तो रोजगार करने वाली उम्र, जिसे हम कार्यशील जनसंख्या कहा, कार्यशील जनसंख्या का क्या अर्थ होता है बच्चों, 15 से 59 वर्ष के आयु के मध्य जो व्यक्ति होते हैं उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और वो कार्यशील जनसंख्या यहाँ से X से Y की ओर शिफ्ट कर जाएगी, तो X नामक स्थान पर कार्यशील जनसंख्या की कमी आ जाएगी और Y नामक स्थान पर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं लिंग संरचना पर, तो मुख्य रूप से हमने देखा यहाँ पर कि पुरुष ज़्यादा प्रवास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और यहाँ पर पुरुषों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, चूंकि पुरुषों की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी तो अनुपात के रूप में महिलाएं ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर लिंगानुपात ज़्यादा होगा। यहाँ पर लिंगानुपात कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर चूंकि पुरुषों की संख्या अनुपातिक रूप से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ का लिंगानुपात कम होगा। यही हमारे आंसर में आएगा बच्चों। ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम स्थान पर प्रौढ़ आयु वर्ग अर्थात 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत घट जाता है तथा लिंगानुपात बढ़ जाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात घट जाता है लेकिन प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 150 शब्दों में जिनके आंसर हमें देने हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमें पढ़ा भी था हमारे चैप्टर में कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कौन कौन से कारण हैं। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। ठीक है बच्चों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के महत्वपूर्ण कारण निम्नतम है। पहला कारण है आर्थिक कारण। भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी एवं उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण भारतीयों द्वारा उत्प्रवासन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा संस्थानों की कमी के कारण हम प्रवास करते हैं, उत्प्रवासन किया जाता है। जबकि पड़ोसी राष्ट्र जैसे कि बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान आदि के निवासी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए एवं रोजगार प्राप्ति हेतु भारत में आप्रवासन करते हैं। हम भारतीय जो लोग हैं वो विदेशों में, विशेष रूप से USA में और UK में और दूसरे यूरोपियन राष्ट्रों में अपने बेरोजगारी, गरीबी एवं उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण जाते हैं। जबकि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे कि तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों के व्यक्ति हमारे देश में इन चीज़ों की, इन संसाधनों की प्राप्ति के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि राजनीतिक कारण कौन कौन से होते हैं। भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते लाखों लोग प्रतिवर्ष पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहने लग जाते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेश की, भूटान तथा नेपाल देशों से आने वाले शरणार्थियों की है। जबकि प्रसार संबंधी सुविधाओं के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर भारतीय लोग जाते हैं। प्रसार संबंधी अर्थात इंडियन डायस्पोरा, ये हमने हमारी पुस्तक में भी पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो राजनीतिक कारण हमने यहाँ पर देखे। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक कारण। भारत से लाखों व्यक्ति, प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग खाड़ी क्षेत्र के मुस्लिमिक देशों में उत्प्रवासन कर जाते हैं, जहां उन्हें धार्मिक व सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है। ठीक है, हमने देखा कि खाड़ी क्षेत्र में जहाँ तेल अर्थव्यवस्था है वहाँ श्रमिकों की भारी डिमांड रहती है। इस वजह से भारतीय लोग, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका बाद अगला जो कारण है अन्य कारण में, वर्तमान समय में तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी देश तथा यूरोपियन देशों की ओर उत्प्रवास करते हैं। वस्तुतः विश्व की सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायियों को रोजगार के उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। ठीक है बच्चों, तो जो बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं है जैसे USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दूसरे यूरोपियन देश है, खाड़ी देश है,
इन देशों में भारत के जो उच्च प्रशिक्षित लोग हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी संबंधी डॉक्टर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैनेजमेंट के उच्च प्रशिक्षित लोग हैं, वो यहाँ वहाँ पर जा कर के वहाँ पर सेवाएं देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अन्य कारण में शामिल होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है प्रवास के सामाजिक व जननांकीय परिणाम क्या क्या हैं। हम सब जानते हैं कि प्रवास के विभिन्न प्रकार के परिणाम देखे गए हैं, उनमें प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक व जननांकीय परिणाम कौन कौन से हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि प्रवास के सामाजिक व जननांकीय परिणाम निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक व परिणाम। ठीक है बच्चों, प्रवास के सामाजिक परिणाम। प्रवास से नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आसानी से होता है। हम सब जानते हैं कि जब प्रवास होता है, विशेष रूप से ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है, तो वहाँ नगरीय क्षेत्रों में होने वाली जो नई नई चीज़ें हैं, नए नए विचार है, जैसे कि परिवार नियोजन है, नई नई तकनीक है, बालिका शिक्षा है, इस तरीके के नए विचार जो हैं, जो कि समाज में सुधार लाने के लिए किए जाते हैं, इन क्षेत्रों में आ जाते हैं प्रवास के कारण। कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर होते हैं। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों के अंतर मिश्रण होता है, संस्कृतियों में मिश्रण होता है। मैंने बताया था बच्चों, यदि कोई बिहार के व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है, वहाँ पर प्रवास करता है, तो बिहारी और मराठी दोनों कल्चर को सम्मिश्रण करने की ओर अग्रसर होता है। इससे एक और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है, वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ लोग हीनता ग्रसित होकर अपराध तथा नशीले पदार्थों का सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। यहाँ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, वहीं यहाँ पर कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। किसके अंतर्गत? प्रवास के सामाजिक परिणाम में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम प्रवास के जननांकीय परिणाम। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले प्रवास में युवा आयु वर्ग की प्रमुखता रहती है। मैंने भी बताया बच्चों, कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है तथा नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात घट जाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग का प्रतिशत घट जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में युवा वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु व लिंग संरचना में बहुत अधिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। ये चीज़ हमने यहाँ पर बच्चों देखी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न किए। कल हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 3। धन्यवाद।